हेलो एवरीवन। आज हम राजनीति शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कौटिल्य पर बात करने जा रहे हैं, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतक में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है ये आपके नेट, स्लेट के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से नेट और स्लेट में प्रश्न 100% आते ही हैं। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका अध्ययन करिएगा। ये आपको परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक है, जिन्हें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक माना जाता है। कौटिल्य ही पहला भारतीय राजनीतिक चिंतक है जिसने सबसे पहले राज्य के बारे में क्रमबद्ध एवं विस्तृत दर्शन का प्रतिपादन अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। अर्थात कौटिल्य का प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है कौन सा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम चनक और इनके गांव का नाम भी चनक था। इसी कारण से इनका नाम जो है वो चाणक्य पड़ा। इन्हें विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, जो इनके माता पिता ने नामकरण संस्कार के दौरान दिया था। अर्थात इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे कि पहली बात हो गई चाणक्य और दूसरी बात हो गई विष्णुगुप्त। अब इसका तीसरा जो नाम है, जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो पूरे संसार में जाना जाता है, वो नाम है कौटिल्य। तो अब इनका कौटिल्य का नामकरण कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान्यताएं दी हैं कौटिल्य के संदर्भ में कि उनका नाम कौटिल्य कैसे पड़ा। तो सबसे पहली मान्यता यह है कि इनके गोत्र का नाम जो है वो कुटाला था और यही गोत्र के नाम कुटाला के आधार पर ही इन्हें कौटिल्य कहा गया, ऐसा माना जाता है। और ये कहा था कि भाई जो डॉक्टर गणपति शास्त्री है, उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया है कि उनके गोत्र के नाम पर ही इनका नाम कौटिल्य पड़ा है। दूसरी एक मान्यता ये है कि कुटाला, ये जो शब्द कुटाला है, इस कुटाला को अन्न से भरे पात्र के रूप में भी कहा जाता था। जो अन्न से भरा जो पात्र होता था, अन्न से भरा पात्र, इसे अन्न से भरा पात्र को भी कुटाला कहा जाता था। और इस अन्न से भरे पात्र अर्थात कुटाला पर ही इनके जो वंशज है अर्थात ब्राह्मण परिवार है, वो इन पर आश्रित होता था। और इसी कारण से इस कुटाला पर ब्राह्मण परिवारों का आश्रित होने के कारण ही, चूंकि जो चाणक्य है वह ब्राह्मण परिवार से था, और इसी कारण इसी कुटाला के आधार पर, अन्न से भरे हुए पात्र के आधार पर ही इनका नाम जो है वो कौटिल्य पड़ा। तीसरी एक मान्यता यह है कि मुद्रा राक्षस नामक सुपरिचित प्राचीन नाटक के रचयिता महाकवि विशाखा दत्त ने एक श्लोक में चाणक्य की कुटिल बुद्धि का स्मरण करते हुए उन्हें कौटिल्य कहा गया था। अर्थात विशाखा दत्त ने इनकी कुटिल नीति के आधार पर ही इनको कौटिल्य नाम दिया। तो इस प्रकार से कुछ मान्यताएं भी है। तो कौटिल्य का नाम कैसे पड़ा? तो इस प्रकार से कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है। एक है चाणक्य, दूसरा है विष्णुगुप्त और तीसरा है कौटिल्य, जिसमें कि कौटिल्य नाम बहुत ही फेमस है। पूरा जगत में इनका नाम जाना जाता है। आगे देखेंगे कि कौटिल्य की जो ख्याति है किन कारणों से हुई। तो इसके पीछे इसके पीछे एक कहानी है, एक इतिहास में घटना जो घटी है। और वो घटना थी कि पाटलिपुत्र के जो राजा नंद थे, इन्होंने इन्हें अपमानित किया था अपनी महासभा में। कि पाटलिपुत्र ने इनको अपनी पाटलिपुत्र के नाता ये राजा नंद ने इनको अपमानित किया, जिस कारण से कौटिल्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनका शिष्य है कौटिल्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजा नंद को पराजित कराया और अपने अपमान का बदला लिया। और इस प्रकार उनके वंश का समूल नाश करते हुए मौर्य वंश की स्थापना कराया कौटिल्य ने।
तो इसी कारण कौटिल्य की जो ख्याति है वो दो कारणों से मानी जाती है। पहली तो ये कि नंद वंश का उन्होंने समूल नाश किया और अपने अपमान का बदला लिया, और दूसरा यह है कि अर्थशास्त्र की रचना के कारण कि कौटिल्य ने अपनी प्रमुख जो रचना है वह उसका नाम रखा अर्थशास्त्र। तो इन दो कारणों से कौटिल्य को ख्याति प्राप्त है पूरे विश्व में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, एक और खास बात यह है आप लोगों को याद होनी चाहिए कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो अरस्तु है, अरस्तु का जो शिष्य था वो है सिकंदर। तो कहा जाता है कि प्राचीन राजनीतिक विचारक अरस्तु के शिष्य सिकंदर को भी कौटिल्य के शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने पराजित किया था। यानी इस प्रकार यूनानी दार्शनिक के ऊपर जो भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य है इसकी भी विजय मानी जाती है। अब बात करेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में किन बातों का उल्लेख है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का अर्थ समझाते हुए कहा था कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। अर्थात उन्होंने अर्थशास्त्र को समझाने का प्रयास किया कौटिल्य ने, और उन्होंने कहा कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। देखिए, जीविका को भी अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं, और इस प्रकार भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला जो शास्त्र है वह शास्त्र उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से कौटिल्य ने समझाने का प्रयास किया कि भूमि को प्राप्त करना और उसकी रक्षा करने के जो भी उपाय हैं उन उपायों का सारगर्भिक रूप ही अर्थशास्त्र है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का अर्थ समझाने का कौटिल्य ने प्रयास किया। दूसरी बात यह कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति और शासन कला पर एक महान रचना है, क्योंकि इस अर्थशास्त्र में राज्य से संबंधित समस्त संपूर्ण विचार जो राज्य से संदर्भित है, चाहे वित्त की समस्या हो, चाहे दंड नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, सारी चीजें राजनीति शास्त्र पर लिखी गई, मतलब राज्य पर लिखी गई अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। इसीलिए इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र को राजनीति और शासन कला की एक महान रचना कहा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में उन बातों का उल्लेख है जो एक राजा का पथ निर्देशन करता है। यह अर्थशास्त्र कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और अपने राज्य में शासन कैसे करना चाहिए, इन तमाम बातों का उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरण और 150 अध्यायों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और इन 15 अधिकरणों में अधिकरण 1 से 5 तक राज्य के आंतरिक प्रशासन का उल्लेख है। इसके छठा जो अधिकरण है, छठे अधिकरण में साप्तांक सिद्धांत का वर्णन है और इसके 7वें अधिकरण में षड्गुणों का वर्णन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर आएगा, इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। अब कंफ्यूजन पैदा कैसे होगा कि देखिए, साप्तांग सिद्धांत है तो ये 7वें अधिकरण में होना चाहिए था, षड्गुण है तो छठे अधिकरण में होना था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आप देखिए, छठे अधिकरण में साप्तांग सिद्धांत है और 7वें अधिकरण में षड्गुण है। तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, यानी छठे अधिकरण में षड्गुण न होते हुए साप्तांग सिद्धांत है और 7वें अधिकरण में साप्तांग सिद्धांत न होते हुए षड्गुण है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये छठे अधिकरण और 7वें अधिकरण से संबंधित बातों को, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन है, इसी कारण से ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। दूसरी बात यह है कि इसके अधिकरण 6 से 13 तक, 1 से 5 तक राज्य के आंतरिक प्रशासन का उल्लेख किया कौटिल्य ने, और अपने अर्थशास्त्र के अधिकरण 6 से 13 तक उसने विदेश नीति का वर्णन किया। मतलब इसके जो अधिकरण 6 से 13 तक है उसमें विदेश नीति का वर्णन मिलता है और चौथे अधिकरण में शत्रु विनाश का उल्लेख मिलता है और 15वें अधिकरण में अर्थ संबंधी वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर आप इन सारी चीजें, जितनी चीजें यहाँ पर बताई गई, छठे अधिकरण, 7वां अधिकरण और उसके बाद 6 से 13 तक के अधिकरणों में किन बातों का उल्लेख है, 14 अधिकरण जो शत्रु विनाश से संबंधित है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि कौटिल्य ने अपनी जो रचना है अर्थशास्त्र,
उस अर्थशास्त्र की रचना करने में उन्होंने दो पद्धतियों का प्रयोग किया, और वो पद्धतियां हैं आगमनात्मक पद्धति और दूसरी है संश्लेषणात्मक पद्धति। तो ये दो पद्धतियों का उन्होंने अर्थशास्त्र के निर्माण में, अर्थशास्त्र के लेखन में उन्होंने इन दो पद्धतियों का प्रयोग किया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मुख्यतः राजतंत्र पर लिखा गया ग्रंथ है। परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है, आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखा गया ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि ये राजतंत्र पर लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि वह संपूर्ण भारत को एक योग्य, शक्ति संपन्न और मर्यादित व नैतिक राजा के हाथों में देखना चाहता था। अतः उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया, साथ ही उसने शासन का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण बताया। अर्थात कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ राजा से इस बात की अपेक्षा किया कि वह जो भी कार्य करेगा वह जनता के कल्याण के लिए करेगा। अर्थात इस प्रकार यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की भी उन्होंने समर्थन किया है, कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन किया है कौटिल्य ने। तो इस प्रकार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र पर बहुत ही विस्तृत एक ग्रंथ है, जहां पर राज्य संबंधी नीतियों का संपूर्ण वर्णन किया है। किसी भी राज्य संबंधी नीति को नहीं छोड़ा है। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो 2500 साल पहले जो लिखा उन्होंने, वो आज भी वर्तमान परिदृश्य में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद साप्तांग सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।